गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम तथा कोणीय संवेग संरक्षण के एप्लीकेशंस। ओके, कि किन फिजिकल इंसिडेंट्स को जब मैथमेटिकल उनका सॉल्यूशन किया जाता है तो कहाँ पर हम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था। तो अब हम कोणीय गति के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को देखेंगे। तो देखिए, किसी कण पर कार्य करने वाले बाह्य बल आघूर्ण का मान टो इक्वल्स टू देते हैं dj और dt, दैट इज इक्वलेंट टू r क्रॉस f। ओके, सो टो जो होता है वो होता है रेखीय बल का आघूर्ण r क्रॉस f। यदि बाह्य बल आघूर्ण का मान 0 हो, अर्थात टो की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें इसमें, तो होगा dj अपॉन dt इक्वल्स टू 0। मतलब कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है कोणीय संवेग में, वो दर क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब कि समय के साथ कोणीय संवेग नियत है। इसका मतलब j की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर बाहरी रूप से कोणीय बल आघूर्ण, अगर बल आघूर्ण की वैल्यू 0 हो तो पिंड का कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर 0 होगी। दैट मीन्स पिंड के कोणीय संवेग की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए, अगर देखिए किसी कण तंत्र पर कार्य करने वाले कुल बल आघूर्ण का मान टो इक्वल्स टू टो बाह्य, अगर हम बाह्य बल आघूर्ण की केवल बात कर रहे हैं और कण तंत्र की बात कर रहे हैं, जिस एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर टो बाह्य इक्वल्स टू dj अपॉन dt और j की वैल्यू क्या होगी? सभी कणों के कोणीय संवेग का योग। तो हम इसे लिख सकते हैं d अपॉन dt समीशन i इक्वल्स टू 1 to n ji, दैट इज इक्वलेंट टू समीशन i इक्वल्स टू 1 to n r i क्रॉस f i बाह्य। यहाँ पर जो फोर्स लिया है हमने वो बाह्य बल है, कि बाहरी रूप से लगने वाला रेखीय बल। क्योंकि इंटरनल जो फोर्स होता है एफ आई जे, जो म्यूचुअल इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होता है पार्टिकल्स के, वो फोर्स जो की वैल्यू होती है दैट इज़ एक दूसरे के ऊपर लगता है, लेकिन समान मान का होता है लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। दोनों कणों की जो मिलाने वाली रेखा है उनको उसी क्रिया रेखा, बल की जो क्रिया रेखा होती है वो दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा ही होती है। और यह जो बल लगते हैं वो एक दूसरे के ऊपर समान तथा विपरीत दिशा में लगते हैं, आंतरिक बल। इसलिए आंतरिक बल की नेट वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हम केवल एफ आई बाह्य लेंगे। यदि कण तंत्र पर कार्य करने वाले कुल बाह्य बल आघूर्ण का मान 0 हो, अर्थात टो बाह्य इक्वल्स टू 0 हो, तो देखिए dj अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt समीशन i इक्वल्स टू 1 to n ji इक्वल्स टू 0। या हम कहें j की वैल्यू j1 प्लस j2 प्लस j3, तो ये जो सभी कणों के लिए टोटल कोणीय संवेग होगा उसका मान नियत होगा। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे बहुत अच्छे से समझिए कि कुल कोणीय संवेग नियत होता है। यहाँ पर कोणीय संवेग हमने ये नहीं लिखा कि J1 नियत है या J2 नियत है या J3 नियत है। हमने क्या लिखा है? J इक्वल्स टू J1 प्लस J2 प्लस J3 अप टू Jn, जितने भी पार्टिकल्स होंगे पिंड के अंदर, उन कणों का या उन पार्टिकल्स के कोणीय संवेगों का योग नियत होगा। मतलब कि कुल कोणीय संवेग, कण तंत्र का कुल कोणीय संवेग नियत होता है। ये पॉसिबिलिटी है कि किसी समय पर किसी एक कण का या किन्हीं कणों का कोणीय संवेग समय के साथ चेंजेबल हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, उनमें कणों का कोणीय संवेग परिवर्तित हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि जैसे मान लीजिए दो कणों का कोणीय संवेग बढ़ रहा है समय के साथ, तो हमें सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि बाकी कुछ दो कण ऐसे भी होंगे जिनका कोणीय संवेग समय के साथ उसी मान में कम भी होगा। तो टोटल जो नेट चेंज हुआ वो कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब जे क्या हो गया? टोटल जे नियत हो गया। तो यहाँ पर यही है कि अगर कुछ कणों का कोणीय संवेग बढ़ता है तो कुछ कणों का कोणीय संवेग उसी मान में, उसी वैल्यू में कम हो जाएगा। तो इसलिए नेट जो चेंज होगा वो 0 होगा और कोणीय संवेग नियत रहेगा।
अर्थात यदि किसी कण तंत्र पर लगने वाले परिणामी बाह्य बल आघूर्ण का मान 0 हो तो उस कण तंत्र के कुल कोणीय संवेग का मान समय के साथ नियत या संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, कोणीय संरक्षण के नियम में हमने क्या कंडीशंस मानी है कि कण तंत्र के कण युग्मों के अन्योन्य आंतरिक बल कणों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में ही होता है। ओके, कण तंत्र के कण युग्मों के अन्योन्य आंतरिक बल कणों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में ही होता है। तो वो क्या होंगे, मान में समान और अपोजिट होंगे, तो इसलिए क्या हो जाता है, उनकी वैल्यू 0 जाती है। यदि निकाय के किसी भाग में कोणीय संवेग में कुछ परिवर्तन होता है तो निकाय के शेष भाग में कोणीय संवेग में परिवर्तन बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा, जिससे संपूर्ण निकाय का कोणीय संवेग नियत रहता है। मतलब कुल कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अब देखिए इसके उदाहरण का मतलब ये हो गया कि हम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस हम कहाँ ले सकते हैं, एज एन एप्लीकेशन हम उसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट है भारी नाभिक के द्वारा आवेशित कण का प्रकीर्णन। प्रोटॉन या अल्फा कणों का भारी नाभिक के द्वारा प्रकीर्णन। ये जो एप्लीकेशन है ये कौन सी स्कैटरिंग है, ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हम यही करते हैं कि भारी नाभिक के द्वारा आवेशित कण का क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं। सो दिस इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो देखिए माना कोई क्यू आवेश का एक धनात्मक आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान m है। तो हमने जो आवेशित कण लिया है, धनात्मक आवेशित कण लिया है, उसका आवेश q है तथा द्रव्यमान m है, और वो एक पार्टिकल हो गया। एक हम नाभिक की बात कर रहे हैं जिसका आवेश Ze है और नाभिक को हमने n नाम दिया है। नाभिक एक जगह कांस्टेंट है, देख सकते हैं आप, n जहाँ पर एक रेखा पर जो सीधी रेखा है उसके ऊपर n हमने पुट कर दिया, और जो चार्ज है हमारा, जो आवेशित कण है, धनात्मक आवेशित कण m मास का, q आवेश का, वो नाभिक से टकराने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से नाभिक, ये जो कण है इस रेखा पे आ रहा है और ये n नाभिक है जो इस एक्सिस पर रखा है। ठीक है, अब क्या होता है, जब धनात्मक आवेशित कण नाभिक की ओर आता है तो जैसे ही इसके फील्ड में पहुंचेगा, जैसे ही इसका जहाँ पर प्रभाव क्षेत्र है धनात्मक इस नाभिक का, Ze आवेश वाले नाभिक का, तो क्योंकि नाभिक भी धनात्मक आवेशित होता है और कण भी क्या है, धनात्मक आवेशित है, इसलिए दोनों में रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। तो जैसे ही नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में कण पहुंचेगा तो क्या होगा, रिपेल होगा, मतलब प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होगा तो वापस क्या ले लेगा, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाएगा। तो ये इसका पाथ हो गया। तो देखिए चूंकि गतिमान कण धनावेशित है अतः नाभिक तथा कण के बीच प्रतिकर्षण का कुलामीय बल कार्य करेगा, जिसकी दिशा हमेशा नाभिक से कण की ओर होगी, क्योंकि नाभिक उसको प्रतिकर्षित कर रहा है तो नाभिक से कण की ओर होगी। कार्यरत बल का मान केवल दूरी पर निर्भर होता है कि डिस्टेंस कितनी है उतना ही ज़्यादा फोर्स, डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, क्योंकि कुलामीय बल डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो R जितनी नज़दीक आती जाएगी, R को जितना कम करते जाएंगे, कुलामीय बल उतने ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और उतना ज़्यादा इस पर रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। इसलिए यह बल एक केंद्रीय बल होता है क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सेंट्रल फोर्सेस का मतलब यही होता है कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। सो ये क्या होगा, एक केंद्रीय बल का उदाहरण है। इस बल के प्रभाव में गतिमान आवेशित कण का ट्राजेक्टरी क्या होगी, अति परवलय होगी, हाइपरबोला होगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया आपको। फिर देखिए कण की प्रारंभिक गति की दिशा पर नाभिक n की स्थिति से डाले गए लंब की दूरी संघट्ट पैरामीटर या इम्पैक्ट पैरामीटर b कहलाती है। ओके, इसे b से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर हम ये देखना चाहें कि जब पार्टिकल अपनी मोशन स्टार्ट करी थी तो वह नाभिक से कितना उसका कितना डिस्टेंस था, तो हम ऐसे नहीं देखेंगे कि इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया हमने n से लेकर m तक का या q तक का। तो हम कैसे देखते हैं, इसकी डायरेक्शन से हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे और उस स्पर्श रेखा पर n से, नाभिक से हम लंब डालेंगे, तो वो जो लंब की दूरी होती है वो क्या होती है, b होती है।
लंब की दूरी क्या होती है b, जिसे हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो ये प्रारंभिक गति की दिशा का नाभिक से डिस्टेंस हो गया। एक तरीके से नाभिक से लंब डालते हैं हम प्रारंभिक दिशा पर, यह जो डिस्टेंस होती है वो इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाती है। ओके, तो इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, जितना कम होगा, तो इसका मतलब हो गया कि ना जितना कम हो रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल नाभिक से बहुत क्लोज आते जा रहे हैं। जितना कम होते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, तो पार्टिकल्स नाभिक के क्लोज होता जा रहा है। ओके, और पार्टिकल जैसे जैसे नाभिक के क्लोज होगा तो नाभिक का रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो नाभिक से जितना ज़्यादा दूर होगा पार्टिकल तो रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा, तो वो बहुत ही इसका जो स्लोप होगा वो बहुत कम होगा। और जितना ज़्यादा बी की वैल्यू हम कम करते जाएंगे उतना उसका स्लोप बढ़ता जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, माना गतिमान आवेशित कण प्रोटॉन या अल्फा कण अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा कण ज्यूम किए थे, अल्फा कण लिए थे, तथा जब आवेशित कण अनंत दूरी पर हैं तो उसका वेग हमने v नोट मान लिया। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में जब पार्टिकल की मोशन स्टार्ट हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब स्टार्ट हुई है तो हमने इसे अनंत दूरी पर माना है, क्योंकि यहाँ पर नाभिक का जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो हम इस डिस्टेंस को अनंत दूरी मान सकते हैं। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी v नोट है पार्टिकल की। जब v नोट है, इस स्थिति में नाभिक के सापेक्ष आवेशित कण का कोणीय संवेग कितना होगा? क्या होता है कोणीय संवेग? mvr। ओके, mvp, r क्रॉस p होता है कोणीय संवेग। सो दिस इज r की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? r की वैल्यू होगी b, क्योंकि यहाँ से हम क्या मान रहे हैं, नाभिक से जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो कितनी है? इम्पैक्ट पैरामीटर b। तो ये हो गया एम वी नोट बी। तो इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज एम वी नोट बी, तथा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ एम वी नोट स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज वी नोट। ओके, जैसे जैसे कण गति करता हुआ नाभिक के पास आता जाएगा उसकी गति की दिशा तथा वेग का परिमाण परिवर्तित होते जाएंगे, क्योंकि वो नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में गति कर रहा होगा अब। तो यहाँ पर इसके वेलोसिटी में भी डिस्टेंस परिवर्तन आएगा और डिस्टेंस में भी परिवर्तन आएगा। तो देखिए जब नाभिक जो कण है वो नाभिक के नज़दीक पहुँच जाएगा, मतलब पॉइंट ओ पर होगा। अब कण कहाँ पर आ गया? पॉइंट ओ पर आ गया। तो ये नाभिक से कण की मिनिमम डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा नज़दीक कण नहीं जा सकता, क्योंकि नाभिक का प्रभाव क्षेत्र इतना ज़्यादा है कि इससे ज़्यादा वो आने नहीं देगा, वो रिपेल कर रहा है इसको। तो कण यहीं से घूम जाएगा। तो ये जो NO है, NO नाभिक से O बिंदु की दूरी, ये कण की अधिकतम पहुंच की दूरी होगी नाभिक तक, है ना। तो इस दूरी को हमने मान लिया, ये हम इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब सबसे क्लोज बस इस डिस्टेंस तक पहुंच सकता है, इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं पहुंच पाएगा कण। दिस डिस्टेंस वी अज्यूम एस। तो जो कोणीय संवेग होगा इस बिंदु पर, यहाँ पर देखिए लीनियर वेलोसिटी हमने मानी है vc। इस पॉइंट पर जो वेग माना है कण का, तो हम स्पर्श रेखा की दिशा में लीनियर वेलोसिटी लेते हैं, तो दिस इज vc, नीचे की ओर होगी। और जो कोणीय संवेग होगा वो होगा mvc और s, mvc s। ये हो गया अंतिम कोणीय संवेग। और गतिज ऊर्जा यहाँ पर होगी हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन एम वी नोट बी इक्वल्स टू एम वी सी एस। ओके, सो वी सी इक्वल्स टू हो गया वी नोट बी अपॉन एस। इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी की टर्म में और बी की टर्म में यहाँ पर हमने वेलोसिटी, जो अंतिम वेलोसिटी है उसकी वैल्यू दे दी। प्रारंभ में जब कण नाभिक से काफ़ी दूर है तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि केवल क्या थी पिंड में? इनिशियल वेलोसिटी थी, गतिज ऊर्जा थी, और किसी भी तरह की ऊर्जा उसमें हमने नहीं मानी है। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी नोट स्क्वायर। लेकिन जब कण गति करता हुआ नाभिक के निकट आएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी प्लस उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी। जब ओ बिंदु पर है, जिस स्थिति पर जब रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा है कण, तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी। तो टोटल एनर्जी हम क्या देंगे? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दैट इज इक्वलेंट टू के जेड ई क्यू अपॉन एस। क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, गुलामी स्थितिज ऊर्जा, उसकी वैल्यू होती है के Q1 Q2 अपॉन आर। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी के नाभिक का चार्ज कितना है? जेड ई है,
पार्टिकल का चार्ज q है और डिस्टेंस कितनी है s है। मिनिमम जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है दैट इज s प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉइंट O पर कितनी है हाफ mv c²। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम लगा देंगे हम यहाँ पर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्विवेलेंट टू टोटल एनर्जी फाइनल टोटल एनर्जी। So this is K2 mv0² equals to K Zeq upon S plus half mvc²। ओके, यहाँ पर K दैट इज कॉन्स्टेंट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। यहाँ इस इक्वेशन में हम Vc की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से डिराइव करी थी। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 4 जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें अगर हमें कण के चार्ज मास ये सब हमें पता है कि कौन सा कण है। अगर हमने आवेशित कण प्रोटॉन लिया है, आवेशित कण प्रोटॉन ले रहे हैं अगर हम, तो m की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम और q होता है उस पर प्लस e, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यदि आवेशित कण अल्फा ले रहे हैं तो m की वैल्यू जो मास होगा अल्फा पार्टिकल का दैट इज 4 मल्टीपल ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। सो इसका 4 गुना होगा तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। चार्ज की वैल्यू होती है +2e अल्फा कण पर, ये वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन आज हमने किया है जिसमें कोणीय संवेग संरक्षण का हमने इसमें उपयोग किया है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में 2 और इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। थैंक यू।